नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, जिसके कि मैंने ऑलरेडी 25 पार्ट बना दिए हैं। तो अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे वीडियोज़ को देख लें, बिकॉज सारे वीडियोज़ ही आपके आगामी NTPC, ग्रुप डी और पुलिस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है, जिससे कि आप उसमें माहिर हो सकें और एग्जाम में आराम से सवालों को सही से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए DI लेकर के आया हूँ। DI स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। लगातार एक भी दिन मिस नहीं होता है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए DI हम देखते हैं क्या है। DI में क्या पूछा है इसने। तो इसमें इसने दिया है, जो सबसे पहले निर्देश जो भी दिया हो DI में आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी निर्देश में भी कुछ ऐसा दे देता है जो कि हम मिस कर देते हैं और सवाल गलत हो जाता है। तो हम पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करिए और उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। यानी कि एक चार्ट दिया गया है और इस चार्ट के आधार पर हमको आंसर करना है। चार्ट में क्या है कि एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक दिए गए हैं। मतलब कि एक परीक्षा हुई है, उसमें छात्रों ने जितने भी अंक प्राप्त किए उन सबका डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है। छात्रों के नाम अनिल, बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, फराह और जॉर्ज हैं। और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो गणित है, विज्ञान है, भूगोल है एंड इतिहास है। गणित में जो पूर्णांक है यानी कि कुल नंबर जो है 120 है। विज्ञान में भी कुल नंबर 120 है। भूगोल और इतिहास में 100 नंबर के पेपर हैं, यानी पूर्णांक 100 नंबर का है। और जो नीचे जो है छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं कि जैसे अनिल है, अनिल ने गणित में 90, विज्ञान में 50, भूगोल में 60, इतिहास में 70। बीनू ने गणित में 100, विज्ञान में 80। इस तरीके से सबने अलग अलग मार्क्स जो है प्राप्त किए हैं। आप इसको चार्ट को देख सकते हैं, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अपने क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक प्राप्त किया। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप सबको जोड़ेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। इसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको सिर्फ क्या निकालना है कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 50% से अधिक नंबर प्राप्त किया। तो पहले हम पूर्णांक देख लेते हैं कि गणित, विज्ञान, भूगोल और इतिहास, इन चारों सब्जेक्ट को मिला करके जो कुल नंबर प्राप्त होता है वह कितना है। ठीक है, तो देखिए, पहला गणित में 120 नंबर, विज्ञान में 120 नंबर, भूगोल में 100 नंबर तथा इतिहास में 100 नंबर का पेपर है। अब अगर हम सबको जोड़ देंगे तो कुल कितना नंबर बन रहा है, तो 120 120 240 और 200 कितना हो जाएगा 440। यानी कुल पूर्णांक कितना है 440 नंबर का। और हमें 440 का 50% निकालना है। और 50% का मतलब आपको पता होता है कि 1/2, यानी कि 440 का आधा हमें निकालना है। अब इसका 1/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 220 नंबर। तो बस हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके की कुल नंबर 220 से अधिक हैं। बस 220 से अधिक हो गया, यानी कि उसको हम काउंट करेंगे और उन सभी छात्रों का संख्या गिन करके हमको आंसर में मार्क करना है। चलिए हम देखते हैं कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर 220 से ज़्यादा हैं। तो हम देखेंगे अनिल के नंबर पहले। तो अनिल का 90, 50, 140 और 60, 200 और 70, 270 नंबर हो गया, यानी कि एक छात्र हो गया। ठीक है, बीनू जो है, बीनू के 100 और 180, 40 220 और 80 300, तो दूसरा छात्र भी हो गया। अब आप चिराग का चेक कीजिए। तो चिराग जो है 90, 60, 150 और 70 220, तो इसका भी 220 से ज़्यादा ही होगा। आप उसमें अगर 90 जोड़ोगे तो ये भी तीसरा हो गया। धवल का जोड़ो तो 80, 60, 140 और 80 220, यानी कि ये भी 220 से ज़्यादा ही होगा। 60 अगर आप जोड़ोगे 220 से ज़्यादा चला जाएगा। ये चौथा छात्र हो गया। उसके बाद एलिया का आप जोड़ोगे तो 80, 60, 140 और 90 230, यानी कि ये भी 220 से ज़्यादा हो गया। फराह का जोड़ो तो 70, 70, 140 और 80 220, यानी ये भी 220 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 40 से भी जोड़ना बाकी है। वैसे ही जॉर्ज का आप जोड़ोगे तो 60 और 30 90 और 5 5 10, यानी 90 10 100 और 70 कितना हो जाएगा 170 और 80 जोड़ दोगे तो 250, यानी कि ये भी
200 यानी 50% से ज़्यादा नंबर लाया है, यानी कि सारे के सारे छात्र जो दिए गए हैं सभी के सभी कितने नंबर लाए हैं, 50% से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसको गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ जोड़ करके 50% निकालना है। पहले आप ऊपर के सारे नंबर को, पूर्णांक को जोड़ लो और उसका 50% निकालो कितना आ रहा है, और फिर आप बस इतना देख लो कि इनमें से कितने छात्र ऐसे हैं कि जो उस नंबर से ज़्यादा नंबर लेकर के आ रहे हैं। यानी इस सवाल में हमारा 50% 220 आया था, तो सिर्फ गिन करके देख लेना है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो 220 नंबर से ज़्यादा लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया इसको। सेकंड सवाल देखते हैं इसी पे बेस्ड। तो इसमें इसने बोला है कि कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर कौन लेकर के आया। तो अब इसमें आपको ऐसा नहीं करने लगना है कि पूरा इसको जोड़ा इसको, यानी कि सारे छात्रों को नहीं जोड़ना है। आपको सिर्फ क्या करना है कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं नाम, जैसे बीनू, चिराग, धवल, एल्जा, इन चारों के नंबर सिर्फ जोड़ करके देख लेने हैं कि किसका नंबर सबसे ज़्यादा आया है। देखो, जब भी डीआई के सवाल सॉल्व करो तो एक बार जो है ना सारे डाटा को, जैसे इसको है तो एक बार ऐसे पूरा जोड़ के लिख लो, यहाँ काउंट कर लो, और फिर एक बार नीचे काउंट करके पूरा लिख लो, क्योंकि आगे ये काफ़ी मदद करता है। जैसे इसको पूरा आपने जोड़ लिया और फिर उसके बाद आपने इसको पूरा यहाँ से ऐसे जो है सबको जोड़ कर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे लिख लोगे तो आगे काफ़ी आपकी मदद मिलेगी उससे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जोड़ना इसको। सबसे पहले हम बीनू का नंबर जोड़ेंगे। बीनू का नंबर कितने हैं, तो 100 और 80, 180 और 40, 220 और 80, 300। ठीक है, तो इसके जो नंबर हैं ये हो गए 300। उसके बाद हम देखेंगे चिराग के नंबर, तो 90 और 60, 150 और 70, 220 और 90, 310। तो चिराग के नंबर 310 हो गए। तो बीनू तो हो नहीं सकता, बीनू का ऑप्शन कट गया। अब हम देखेंगे धवल का। धवल के कितने नंबर हैं, तो 80 और 60, 140 और 80, 220, 220 और 60 कितना हो जाएगा, 220 और 60, 280 और 5 यहाँ पे है 285। तो ये 310 से कम आ गया, यानी धवल भी ख़त्म हो गया। अब एल्जा को हम काउंट कर लेते हैं, तो एल्जा के मार्क्स हैं 80, 60, 140 और 90, 230 और 10, 240 और 50, 290। तो 290 अगर इसका आ गया, मतलब कि ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से मार्क्स किसके आए हैं, चिराग के, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। मैंने समझाया इसलिए काफ़ी टाइम लगा, आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। थर्ड नंबर सवाल इसी पे बेस्ड है। इसमें बोला है कि सभी 4 विषयों में धवल द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। औसत निकालना है आपको। औसत का मतलब पता ही है, क्या करते हैं, सबसे पहले सबका यानी कि जितने भी मार्क्स हैं उसका चारों सब्जेक्ट में, उसको जोड़ लेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि 4 विषयों की बात की जा रही है। तो धवल के मार्क्स कितने हैं, 80, 65, 80, 60। तो 80, 60, 140 और 80, 220 और 60, 280 और 5, 285। 285 बटे 4 अगर आप कर दोगे तो आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा किसका, धवल का। तो कैसे निकलेगा ये, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। अब देखो ऑप्शन में आप देखो 71 कहाँ पे दिया गया है, 71 यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जहाँ 71 दिख रहा है आपको, तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके आगे आपको डेसिमल में कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना करके और यहाँ 71 तक पहुँच गए, ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाओगे। ये एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, मैंने ऑप्शन अपने तरफ से नहीं बनाए हैं। तो ऐसे ही ऑप्शन भी आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद करता हूँ ये डीआई का सेट था, आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके ये डायग्राम पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एनटीपीसी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो इसमें दिया है कि नीचे दिए गए आरेख का अध्ययन करिए और उस पर आधारित सवालों के जवाब दीजिए। मतलब ये कुछ डायग्राम दिए गए हैं, उनका कुछ मतलब होता है। ठीक है, ऐसे डायग्राम आपको एग्जाम में दे दिए जाते हैं, उनका कुछ मीनिंग होता है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है। सबसे पहले आपका इन जो डायग्राम दिया गया है, यानी जो चित्र दिया गया है, इसका मतलब समझ जाओ। अगर ट्रायंगल की बात की जाए तो ट्रायंगल जो होता है वो आपको क्रिकेट दिखाता है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल में जितने भी छात्र होंगे वो सारे क्रिकेट खेलने वाले होंगे। उसके बाद जो ये सर्कल यानी कि जो वृत्त दिख रहा है, इसमें जो भी छात्र होंगे
वह फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, ये सारे फुटबॉल वाले छात्र होंगे। उसके बाद ये जो आपको वर्ग दिख रहा है, तो वर्ग के जो भी छात्र होंगे यह बैडमिंटन खेलने वाले होंगे। ठीक है, ये सारे छात्र बैडमिंटन खेलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो डायग्राम बनाया गया है, फिगर बना के दिया गया है, इसका मतलब क्या है। जो वर्ग है उसका मतलब बैडमिंटन वाले छात्र, यानी कि वर्ग के अंदर जितने छात्र होंगे वो सारे बैडमिंटन खेलेंगे, और ये जो वृत्त के अंदर जितने भी छात्र होंगे वह फुटबॉल खेलेंगे, और त्रिभुज के अंदर जो छात्र होंगे वह क्रिकेट खेलेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पे जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगल भी है और ये वर्ग यानी सर्कल, ये वृत्त यानी कि सर्कल भी है, तो यहाँ पे ये दोनों छात्र यानी कि आपका फुटबॉल और क्रिकेट दोनों वाले छात्र इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि कोई पॉइंट ऐसा है जहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट है, जैसे कि मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। देखो, जैसे कि ये वाला पॉइंट दिया है, ये 19 वाला, तो इसमें आपका ये वर्ग भी आ गया है, ये वृत्त भी आ गया है, और ये आपका त्रिभुज भी आ गया है। तो इसमें जो भी छात्र हैं ना, ये तीनों गेम खेलते हैं, यानी ये क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन तीनों खेलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डायग्राम का मतलब आपको समझ में अच्छे से आ गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में बोला है कि कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं, यानी ऐसे छात्रों की संख्या बतानी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हों लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हों। तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि बैडमिंटन वाला कौन सा है, वर्ग जो है वो बैडमिंटन है। तो सिर्फ वर्ग जो होंगे, जितने भी वर्ग में छात्र होंगे उनको बाहर कर देंगे। तो वर्ग में जितने भी छात्र हैं उनको पहले आप बाहर कर दो, ये पूरा यहाँ के छात्रों को आपको देखना ही नहीं है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है कि ऐसे छात्र जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, यानी दोनों खेलते हैं। तो ये आपका क्रिकेट वाला हो गया, ये त्रिभुज क्रिकेट वाला, और जो वृत्त है वह फुटबॉल वाला। तो यहाँ से आप देखो तो कॉमन कौन सा मिल रहा है, सिर्फ ये हिस्सा, यानी कि 20 छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं लेकिन फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका दिया गया है कि कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। सिर्फ फुटबॉल वाले बच्चों का संख्या पूछ रहा है। ठीक है, सिर्फ फुटबॉल वाले बच्चों का संख्या पूछ रहा है। फुटबॉल कौन से वाले बच्चे हैं, ये आपका जो सर्कल में है, ये जो वृत्त में जो बच्चे हैं वो सारे फुटबॉल वाले हैं। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, देखो हम इसको काउंट करेंगे, जितने भी सर्कल में है ना सबको गिन लेंगे, जितने भी सर्कल में है सबको गिन लेंगे। तो सबसे पहले 26 ये वाला, प्लस 17 ये वाला, उसके बाद 19, उसके बाद 20, उसके बाद और कुछ सर्कल में दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। हमने 26 भी ले लिया, 17 भी ले लिया, 19 भी ले लिया, 20 भी ले लिया। अब जो भी है इसके बाहर है, सर्कल के बाहर है, और हमें फुटबॉल के बच्चे से चाहिए खाली, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सर्कल वालों को जोड़ लेंगे। अब एक चीज़ बताओ, क्या आप पूरा जोड़ने बैठोगे इसको, नहीं, सिर्फ आपको इकाई का स्थान देख लेना है। तो यहाँ पर 6 7 13 हो जाएगा, और 13 में 3 आ जाएगा, और 3 और 9 कितना होता है, 3 और 9 12 होता है। यानी कि जो ऑप्शन आएगा उसमें इकाई के स्थान पे 2 आएगा। ठीक है, और इकाई के स्थान पे 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ नहीं दिख रहा है, ये ख़त्म, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 82 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको जोड़ भी लोगे तो 82 ही आएगा। मैं जोड़ के बता देता हूँ। देखो 6 और 7 13, 9 22 का 2 हो गया, हासिल 2 2 2 4 और 1 5, 2 7, 5 1 6 और 2 8, 82। ठीक है, 82 आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। आपका समय बचाने के लिए मैंने बताया कि आप इसको पहले जोड़ लोगे, इकाई के स्थान पे 3 आया, और 3 और 9 जोड़ेगा तो 22 आएगा, इकाई के स्थान पे 2 आएगा आपके फाइनल आंसर में भी, और सिर्फ एक ऑप्शन में 2 दिख रहा है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे के सारे ऑप्शन जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं NTPC के, ये मैंने ऑप्शन अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। ओके, और देखो अगर मान लो कि इसी में पूछ देता कि क्रिकेट के कितने बच्चे हैं, खाली क्रिकेट खेलने वाले, सिर्फ क्रिकेट बोल देता अगर ना, तो आपको क्रिकेट कौन ट्रायंगल वाले हैं और सिर्फ क्रिकेट बोलता तो सिर्फ इतना लेते। ये जो 31 दिख रहा है ना, ये सिर्फ क्रिकेट वाले आते हैं। अगर आपसे पूछता कि खाली बैडमिंटन वाले बच्चे कौन से हैं, तो ये वाले होंगे। ठीक है, उसमें अगर पूछ देता खाली फुटबॉल वाले, तो 26 यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आपको आराम से आप आंसर कर सकते हो। अब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। बैडमिंटन और फुटबॉल खेल रहे हों लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हों। तो आपका यहाँ पे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलने चाहिए लेकिन क्रिकेट नहीं खेलने चाहिए। मतलब ये कि ट्रायंगल वाला हिस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये हिस्सा आप पहले काट दो, उसके बाद आपका ये भी हिस्सा कट गया, सॉरी
यहाँ का ये नहीं कटेगा, ये हिस्सा बस कटेगा, ठीक है। तो ये पूरा कट गया और ये तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों होने चाहिए। तो बैडमिंटन आपका कौन दिखाता है? ये तो वर्ग जो है बैडमिंटन दिखाता है और जो सर्कल है वह आपका फुटबॉल दिखाता है। तो सर्कल और स्क्वायर के बीच में कितने बच्चे हैं? 17। ये वाला नंबर जो है 17 आपका ऐसे बच्चे हैं जो बैडमिंटन और फुटबॉल खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अब उम्मीद करता हूँ कि सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में दिखते हैं तो आप आराम से उनको सही आंसर कर पाओगे। और ऐसे सवालों की खास बात यह है कि जब ऐसे सवाल मिलते हैं तो आपको कम से कम 2 या 3 सवाल मिलेंगे, कभी कभी तो 5 सवाल तक आपको ऐसे मिल जाते हैं। तो अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो आराम से आप इन क्वेश्चन को सही करके आ जाओगे और 5 नंबर ले लोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।